हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है क्या लिखूं, और इसके लेखक कौन है तो पद्मलाल पुन्नालाल भक्सी जी है। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय को एकदम रापची के स्टाइल में समझने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और ये वीडियो जो रहेगा ना वन शॉट रहेगा, यानी इसी वीडियो में हम क्या करने वाले हैं तो भाई मेरे समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। इससे पीछे 2 चैप्टर मैंने हिंदी का समाप्त कर दिया है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज को हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लेखक आप देख रहे हैं पद्मलाल पुन्नालाल भक्सी जी, इनके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेखक एक संक्षिप्त परिचय जो दिया गया है, इनके बारे में देख लेते हैं। भाई पद्मलाल पुन्नालाल भक्सी जी का जन्म कब हुआ था, है ना। तो 27 मई 1894 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और जन्म स्थान यहाँ यानी किस स्थान में हुआ था तो आप कहेंगे खैरागढ़। क्या बोलेंगे? खैरागढ़ यानी जबलपुर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों, इनके पिताजी का क्या नाम था तो पुन्नालाल भक्सी था, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई तो 27 दिसंबर 1971 ईस्वी में हुई थी। और भाषा क्या था तो खड़ी बोली हर जगह का खड़ी बोली होती है, यानी जो अपनी भाषा बोलचाल के, हम जैसे हमारे सगा खड़ी बोली है वजिका, है ना। अरे कहाँ जाता है रे, इधर आओ रे, इधर आओ तो हिंदी हो जाता है ना। कहाँ जाए छे रे, इधर आ ना, तो मारो कान के नीचे ठीक कर देबो, है ना। बहुत हीरो बने छे, मतलब ऐसे हम लोग खड़ी बोली बोलते हैं, ठीक है। तो सभी जगह खड़ी बोली होती है, ठीक है। तो अब ये समझ लिए लेखक परिचय के बारे में। अब हम समझते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखूं, ये हमारे पास है। इसके बारे में समझते हैं कि क्या लिखूं, है ना, जिसके लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल भक्सी। ये हमारे पास क्या ललित निबंध है, इस बात को ध्यान रखना। तो क्या लिखूं, आखिर जैसे कि आप लोग हैं, हम लोग हैं ना, कहते अरे लिखो ना रे, कोई कह देता कि पढ़ो ना रे, है ना। तो लिखो, अरे क्या लिखूं, मतलब क्या लिखूं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखूं। उसी पे यहाँ पे जिक्र किया गया। आइए बहुत मजा आने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। भाई मुझे आज लिखना ही पड़ेगा, है ना। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डिनर, है ना, एजी गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। मतलब लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है, यानी मन आपको बनाना पड़ेगा कि नहीं साला आज तो लिख डालेंगे, है ना। किसी के पास भी, है ना, अगर आपको विषय माने नहीं रखता, जब आप मन बना लेते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट में अनाधुन लिख सकते हैं, है ना। जब मन बना लेते हैं आप, एकदम दिमाग से एकदम स्ट्रांग हो जाए, साले के आज लिख ही देंगे, है ना। आज बाजू वाली के लेटर लिख देंगे, है ना, वो क्रिमिनल के बेटियों के लिख देंगे। खाली देखो मूड बनाने के ऊपर है, एकदम दिमाग में बैठा लिख के आज लिख देना है, चाहे सामने कोई भी हो आप लिख डालोगे, ठीक है। मूड बनाना होता है। वही बात है कि विशेष मानसिक स्थिति होती है, उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है। उस समय मन में क्या होता है, एक उमंग सी उठती है कि आज ये कर देंगे, है ना। हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति का मतलब ताजगी सी आती है। मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है। आवेग का मतलब समझ रहे, आवेग यानी किसी चीज के प्रति और आपको बढ़ावा देना। जैसे कि आज हम लिख देंगे तो मन में एक आवेग उत्पन्न होगा, नहीं अब तुम उसके पीछे और भागो कि नहीं आज लिख ही देना है तुमको, है ना। ऐसे आवेग उत्पन्न हो जाएगा आपके मस्तिष्क में, ठीक है। उत्पन्न होती है कि लेखक की लेख लिखना ही पड़ता है ना, लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, मतलब मन में आप बना लेते हैं कि नहीं हमें लिखना है, तो विषय की चिंता नहीं रहती। कोनो विषय रहेगा, है ना, किसी के पास भी लिखना रहेगा, आसानी से लिख सकते हैं, ना। किसी से पड़ोसन की जो वो है उसे डरते भी रहेंगे नहीं लिखना है, लेकिन मन में अगर बना लिए तो लिख करके दे देगा, लो पढ़ो, रिप्लाई देना कल, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो चिंता नहीं रहती, कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हेड टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। हेड का मतलब टोपी। अब मान लो कि टोपी कैप जो होता है उसको टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती, कहीं भी आप टांग सकते हैं, है कि नहीं। तो हेड टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। उसी तरह अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हेड, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही
तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। कहने का मतलब इस शब्द को समझो कि जिस तरीके से असली वस्तु यहाँ पे क्या है, टोपी यानी हैट है, क्योंकि हैट हमको टांगना है तो कहीं भी हम टांग सकते हैं, है ना। उसी तरीके से मन के भाव जो है क्या है मेरे भाई, मन के भाव जो है, अगर मन के भाव एकदम जटिल है तो भाई आपकी असली वस्तु मन के भाव होंगे, कोई विषय नहीं होगा। मन के भाव अच्छे होंगे तो कोनो विषय पर आप लिख देंगे आसानी से, है ना। ये हुआ इसका मतलब, ठीक है। तो आपने यहां पे समझ लिया। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे है कि गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थ में मुझे संदेह नहीं। अब ये कौन बात कह रहा है, तो वो कह रहा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ये कह रहे हैं कि गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थ में मुझे संदेह नहीं। मतलब पीछे जो आपने देखा वो गार्डिनर साहब के शब्द थे, तो उसमें शब्द पर ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि उन शब्द में हमें कोई संदेह नहीं है। यही बात यहाँ पे लिखा है कि गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थ में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया। ये बख्शी साहब कह रहे हैं कि मैंने मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया जिसमें भाव अपने आप उत्थित, है ना, क्या है, उत्थित हो। उत्थित का मतलब प्रकट हो, है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया उत्थित यानी प्रकट हो जाते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूं, बख्शी जी कहते हैं, ठीक है। आज मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। यहां पे कह रहा है देखिए, आज मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। पड़ेगा का मतलब देखो इस शब्द से बहुत कुछ छिपा हुआ है, मतलब इसकी अंतर आत्मा नहीं है, ये मतलब इच्छा नहीं है कि ये चीज करने का, लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि आज मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। मतलब अंदर से परिश्रम करने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन मजबूरी है कि मुझे करना पड़ेगा, है ना। तो आज मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। अब आप देखेंगे कि ये नमिता और अमिता कौन है, तो नमिता और अमिता जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का पुत्री है। क्या इनके पुत्री है, दो पुत्री है इनके, नमिता और अमिता, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ओके। तो पुत्री है के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा, ये कहते हैं, ठीक है, बख्शी जी। तो नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल, नमिता क्या कहती है, देखिए नमिता का आदेश क्या है कि मैं यानी पद्मलाल भुक्सा जो हमारे बख्शी जी है वो कहते हैं कि मैं दूर के ढोल सुहाने होते हैं इस विषय पर लिखूं। किसके कहने पर, तो नमिता के कहने पर, है ना। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ठीक है। और अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे, है ना, आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा, है ना। समझाना क्या होगा भाई, पड़ेगा। आगे देखिएगा यहाँ पे कि ये देखिए यहाँ पे उनकी बख्शी जी की दो पुत्री है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो दूर के ढोल सुहावने, है ना, दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, है ना, अवश्य होते हैं। यहाँ पे लिख दिया कि दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखी जा सके, है ना। इतने सुहावने तो नहीं है कि उस पर 5 पेज लिखी जा सके। इसी प्रकार समाज सुधार की चर्चा, है ना, अनादि का मतलब प्राचीन, तो अनादि काल से लेकर आज तक होती आ रही है। मतलब पुराने जमाने से लेकर आज तक होती आ रही है। कौन सा, समाज सुधार, है ना। अभी ये देखिएगा बहुत सारे समाज सुधार, बिहार नहीं सुधरेगा था, वो उसको कहो, उसको गाली देता है, वो सुधारो, वो फन्ना चीना। मतलब समाज सुधारक की आज तक कमी है ही नहीं है। मतलब समय बीतता जा रहा है, समाज सुधारक आते जा रहे हैं। पहले कितने समाज सुधारक थे, है ना, वो उसमें लगे थे। अब देखो नए युग में फिर आ गए, फिर इसमें कमी है कि इसमें सुधार होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए।
मतलब कमी नहीं है समाज सुधारकों की, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिख दिया कि समाज सुधार की चर्चा अनादि मतलब पुराने जमाने से, प्राचीन काल से लेकर आज तक होती आ रही है ना, समाज सुधारक की चर्चा, ठीक है। और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों का मतलब जानकार, विद्वान, है ना, तो बड़े बड़े विज्ञों यानी विद्वान में भी विरोध है, बड़े बड़े विद्वान में भी क्या है, विरोध है इस चीज को लेकर के, है ना। कोई कहता है कि ऐसा होना चाहिए, कोई कहता है कि ऐसा होना चाहिए। अभी भी देखिएगा समाज में बहुत सारे लोग कहते होंगे अरे ऐसा होता तो ठीक रहता, कुछ लोग कहते ऐसा होता तो ठीक रहता, मतलब ज्ञानी बाबा में विरोध चलते रहते हैं, ठीक है। तो वही बात है कि विज्ञ यानी ज्ञानी बाबा में क्या में भी विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं। ये कह रहे हैं कि भाई समाज सुधारक जो है, समाज सुधार के बारे में 5 पेज में मैं कैसे लिख दूं, पहले से ज्ञानी बाबा में एकदम विरोध चल रहे हैं, झगड़ा झगड़ी चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है 5 पेज में मैं कैसे लिख दूं। मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति का मतलब राय, विचार, है ना, तो आचार्यों की सम्मति यानी राय जान लूं। पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या। अब आपको पता नहीं रहेगा कि आदर्श निबंध है क्या, तो उसके बारे में खाक लिखोगे, है ना। तो भक्ति जी कहते हैं कि पहले जान लूं कि आदर्श निबंध है क्या और वह कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं भविष्य की चिंता करूंगा, है ना। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी, कई आचार्यों की रचनाएं देखी। कौन? तो भक्ति जी, बहुत सारे आचार्यों की जो रचना लिखी गई उनकी रचना देखी। उनके बाद देखिएगा जब रचना देखा तो उन्होंने क्या किया कि एक विद्वान, मतलब बहुत सारी रचना देखी, है ना, शास्त्रों की, लेखा शास्त्र सबकी, है ना। तो भाई जब रचना उन्होंने देखी तो उनमें से एक विद्वान का कथन उनके सामने आया, वो यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। मतलब इस कथन, जो भी ये कथन दिया गया, जिस विद्वान ने ये कथन दिया, उस कथन को भक्ति जी क्या किए, मान लिए, क्योंकि मान लेने में ही उनकी भलाई है, वो भक्ति जी कह रहे हैं, ठीक है। तो मान लेने में ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, ठीक है, मुझे छोटा ही निबंध लिखना है भाई। बड़ा नहीं पर लिखे कैसे, बड़ा नहीं पर लिखे कैसे, भाई छोटा ही निबंध लिखना है, लेकिन लिखे कैसे, है ना। निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग है। निबंध के कितने प्रधान अंग है? तो 2 प्रधान अंग है। एक तो है सामग्री, है ना, और दूसरा है शैली। पहले तो मुझे सामग्री एकत्रित करनी होगी। सामग्री का मतलब कंटेंट। आप किसी चीज के बारे में लिख रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी एकत्रित करनी होगी, कंटेंट इकट्ठा करना होगा, तभी तो लिखेंगे। जैसे कि आपको पनीर का सब्जी बनाना है, तो पनीर का सब्जी बनाने के लिए कौन कौन से मसाला पड़ते हैं ना, क्या क्या उसमें डालना है, वो एकत्रित करना पड़ेगा। उसी तरीके से किसी चीज़ के बारे में लिखेंगे तो उसके बारे में पूरा कंटेंट तैयार करना पड़ेगा, है ना। तो वही होता है सामग्री, है ना। तो सामग्री और शैली, तो ये आपने देख लिया कि पहले तो मुझे सामग्री एकत्रित करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा, है ना, विचार समूह संचित करना होगा। इसके लिए मुझे मनन यानी सोचना, यानी मनन करना चाहिए, यानी सोचना होगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ के बारे में हम कंटेंट इकट्ठा करते हैं, उसके बाद मनन करो, उसके बाद सोचो कि कैसे कैसे रखना चाहिए, है ना, ये है। तो मनन करना चाहिए। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय का विचार आते हैं। मतलब मान लो कि हम साइंस पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो साइंस के बारे में बहुत अच्छा जानकारी रहेगा, और अचानक से कोई कह देगा कि कॉमर्स के पढ़ाओ, तो कहाँ से होगा? नहीं होगा। हमें तो पता ही नहीं था कि मैं भाई साइंस का टीचर हूँ, कोई कह दे कि हमको कॉमर्स का सवाल लेकर के आए कि बनाइए, है ना। तो भाई जिसकी आपको जानकारी है उसमें आप अच्छा रहेंगे,
जिसकी जानकारी नहीं है तो फिर उसमें तो फिर आपको अध्ययन करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वही बात है, विचार समूह संचित यहाँ से, है ना, विचार आते हैं। पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहाने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। बख्शी जी कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं कि भाई हम तो किसी और चीज़ के जानकार हैं, अब हमें तो पता नहीं था कि भाई ये हमें लिखना पड़ेगा, मतलब ऐसा दिन भी आएगा जिस दिन हमें दूर के ढोल सुहाने होते हैं इस पर भी निबंध लिखना पड़ेगा, बख्शी जी कहते हैं, है ना। अगर ऐसा मुझे पता रहता तो पहले से इस पर हम रिसर्च कर लेते, जानकारी ले लेते, कंटेंट को हम एकत्रित कर देते, यानी सामग्री को, है ना, ऐसा। ठीक है, तो आपने ये देख लिया भाई, ज्ञात होती है। अब ये दे सुहाने पर भी सब कुछ हो गया। यदि यह बात पहले ज्ञात होती, वही बात कर रहा है, यदि यह बात पहले ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता। अनुसंधान का मतलब खोज कर लेता, है ना, वही बात मैंने जो बोला था। पर अब समय नहीं, मुझे तो यहीं बैठकर 2 घंटे में, कितने भाई, 2 घंटे में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बख्शी जी को कितने घंटे में कितने निबंध लिखने थे, तो आप कहेंगे 2 घंटे में 2 निबंध लिखने थे इन्हें, ठीक है, इनकी जो बेटी कही थी, तो ठीक है, तो तैयार कर देने होंगे। यहाँ न तो विश्वकोश है, विश्वकोश का मतलब जैसे पूरे विश्व की जानकारी किसी बुक में रख देना, ठीक है, तो कि विश्वकोश, यहाँ तो न तो विश्वकोश है और न कोई ऐसा ग्रंथ है ना, जिनमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर, है ना, विश्वास कर लिखना होगा, है ना, ऐसा कह रहे हैं बख्शी जी। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि विज्ञों का कथन है, मतलब विद्वानों का कथन है, जानकारों का जो कथन है, यहाँ पे देख लीजिए, कहता है कि विद्वानों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए, है ना, निबंध लिखने के पहले उसका ढांचा तैयार कर लेना चाहिए, रूपरेखा बना लेनी चाहिए, है ना। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहाने की रूपरेखा बनानी है ना। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। मान लो कि अचानक से आपको बोल दिया कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, लिखो, अब इसके बारे में कभी जानकारी ये नहीं था आपको, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि इसका रूपरेखा कैसा होगा, है ना, बख्शी जी कह रहे हैं। हालांकि ये कि बख्शी जो अपनी समस्या बता रहे हैं ये हम सबकी समस्या है, समझ रहे हैं ना। तो ये आपने समझ लिए विषय की कैसी रूपरेखा है। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही हो, यानी कुछ भी, है ना, कुछ भी, है ना, सॉरी, उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार जो है 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए, है ना। भाई देखिए, अगर कोई भी चीज़ आपको लिखा रहता है, निबंध वगैरह, उसका सारांश लिखना है तो आप पढ़ करके लिख देते हैं, लेकिन निबंध लिखने से पहले कह दे कि सारांश लिखो, तो फिर ये बड़ी मुश्किल हो जाती है ना, बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ यानी विद्वान लेखक पहले से अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? एजी गार्डिनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। ये जो एजी गार्डिनर है वो, उनको क्या है कि अपने लेखक का शीर्षक बनाने में ही सबसे क्या होता है भाई, अधिक कठिनाई होती है ना, लेखों का। आगे बढ़ते, कठिनाई होती है। उन्होंने लिखा है कि मैं लेख लिखता हूँ, उन्होंने लिखा है कि मैं लेख लिखता हूँ और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ, है ना, चलिए छोड़ देता हूँ। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी, शेक्सपियर जानते हैं इंग्लिश के पिता है ना, तो उन्होंने यह भी कहा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई न हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामाकरण में हुई होगी। मतलब नाटक लिख देते हैं और उस नाटक का नाम क्या देना है उसमें बहुत कठिनाई होती है इनकी, ठीक है, तो नामाकरण में कठिनाई हुई होगी। तभी तो, है ना, घबरा कर नाम न रख
सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो। मतलब जो लिख दिया नाटक के बारे में और पब्लिक के बारे में छोड़ दिया कि आप जैसा तुम चाहो, जो नाम देना है, जो रूपरेखा देना वो दे दो, है ना, जो नाम देना है वो दे दो भाई। इसीलिए मुझसे तो यह रूपरेखा तैयार ना होगी, है ना। बख्शी जी कहते हैं इसीलिए मुझसे यह रूपरेखा तैयार ना होगी, है ना। अब मुझे शैली निश्चित करनी होगी। रूपरेखा के बारे में जान लिया, अब शैली के बारे में। अब मुझे शैली निश्चित करनी होगी, है ना। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। भाषा में प्रवाह होना चाहिए। प्रवाह का मतलब क्या होता है कि जिस भाषा को कोई इंसान पढ़ते जाए तो वो पढ़ते ही रह जाए, है ना। प्रवाह का मतलब ये हुआ। अब मान लो कि भाषा में कोई प्रवाह नहीं है, कोई ऐसा मतलब इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई पढ़ेगा, छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा। तो वही बात है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए कि अगर कोई इंसान पढ़ रहा है तो पढ़ते चला जाए, है ना, उसकी ओर प्रवाह में यानी बढ़ते चला जाए। तो प्रवाह होनी चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हो पर एक दूसरे से संबंध हो, है ना। वाक्य जो है छोटे छोटे हो पर एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, संबंध हो, है ना। यह तो बिल्कुल ठीक है। मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूं पर मैं हूं मास्टर। भक्ति जी कहते हैं कि पर मैं हूं मास्टर। कहीं नमिता और अमिता, ये इनके जो दो पुत्री है, कि कहीं नमिता और अमिता यह ना समझ बैठे कि मैं यह निबंध बहुत मोटी अक्ल वालों के लिए लिख रहा हूं। मोटी अक्ल वाले मतलब मंद बुद्धि, जिसकी बुद्धि तेज ना हो, है ना, मंद बुद्धि, है ना। कहीं ये समझ ना बैठे उनकी दोनों पुत्री कि मैं निबंध जो है ना बहुत मोटी अक्ल वाले के लिए लिख रहा हूं। अपनी विद्वता, है ना, कहता है कि अपनी विद्वता का प्रदर्शन यानी अपनी विद्वा अपने हमारे अंदर कितनी जानकारी है ना, उसका प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य, है ना, वाक्य कम से कम, है ना, कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो। बाणभट्ट ने कादंबरी में ऐसे, देखिए बाणभट्ट ने क्या किया था, बाणभट्ट ने, ये भी लेखक है, कि बाणभट्ट ने कादंबरी में, है ना, ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। वाक्यों में कुछ अस्पष्ट भी चाहिए, क्योंकि यह अस्पष्ट या दुर्बोधता का मतलब कठिन, गंभीर, है ना, गांभीर्य ला देती है, मतलब गंभीर ला देती है, मतलब आपके कथन को मजबूत कर देती है। देखिए कहने का मतलब अस्पष्टता, यानी कोई भी आप निबंध लिख रहे हो, कोई भी चीज लिख रहे हो, उसमें कुछ शब्द ऐसे होना चाहिए, अस्पष्टता यानी स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से लिखा ना होना चाहिए। अस्पष्टता का मतलब ये हुआ कि जैसे ही कोई पढ़े तो एक बार में ना समझ में आए, कम से कम 2-3 बार में समझ में आए, है ना। ऐसे मतलब शब्द को घुमा करके आपको लिखना है। सिंपल सा शब्द लिख दोगे तो कोई है इसमें तो कोई जाने नहीं, बच्चे लोग के लिए, है ना। ऐसे होना चाहिए कि आदमी को लगे कि अरे इस शब्द को तोड़ना होगा, इसका मतलब क्या होता है ना। तो वही बात है। इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने जानबूझकर है ना, जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां का मतलब उलझे हुए शब्द या उलझे हुए विषय, तो अपनी वाक्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी है जो अज्ञों से न सुलझ सके। और सेनापति ने भी अपनी कविता मूढ़ों, है ना, कम अक्ल वालों के लिए दुर्बोध का मतलब कठिन कर दी है। मतलब भाई इतने कठिन होनी चाहिए कि कम अक्ल वाले को भी समझने में थोड़ी सी मतलब बहुत ही मुश्किल हो, है ना, कठिन हो, है ना, ये कहा जा रहा था। मूढ़ों का मतलब होता है कम अक्ल वाले, ठीक है। तो कविता जो है मूढ़ों के लिए दुर्बोध हो यानी कठिन कर दी है, ठीक है, समझ रहे ना। कम अक्ल वालों के लिए क्या कर दी है, कठिन कर दी है ना। तभी तो अलंकारों, मुहावरों, है ना, और लोकोक्तियां का समावेश भी निबंधों के लिए, है ना, आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए, है ना। देखो भाई याद रखना, कोई भी चीज लिखते हैं, है ना,
तो उसमें याद रखना कि अलंकार, मुहावरे भी होने चाहिए, लोकोक्तियां भी होनी चाहिए। ये सब लिखेंगे तो आपके कंटेंट में जान आ जाती है, समझ रहे हैं ना, मजबूत हो जाता है आपके कंटेंट, है ना। आगे बढ़ते हैं। तब क्या किया जाए? अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी पद्धति को अपनाया है। अंग्रेजी के, देखिए, अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी पद्धति को अपनाया है ना। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध ना हो। मतलब जो अंग्रेजी के निबंधकार हैं उनके जो भी लिखा हुआ है वो क्या है, हिंदी के, है ना, क्या कहता है भाई, एक मिनट, अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी पद्धति को अपनाया है, ठीक है। उनके निबंध इस आचार्यों के, उनके निबंध जो है इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध ना हो। मतलब उनके कंडीशन पे, किनके कंडीशन पर? तो हिंदी के आचार्यों के कंडीशन पर अंग्रेजी के निबंधकारों का भले ही जो भी चीज लिखा हो इन पर सिद्ध ना हो, यानी प्रूव ना हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। कहने का मतलब भले ही ये जो आचार्य लोग हैं हिंदी अंग्रेजी के निबंध को भले ही इंपॉर्टेंस ना दे, महत्वपूर्ण ना माने, लेकिन अंग्रेजी वाले हिंदी को महत्वपूर्ण मानते हैं, उनको इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। उस पद्धति के जन्मदाता मार्टेन, है ना, उस पद्धति के जन्मदाता क्या मार्टेन समझे जाते हैं। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंधों में क्या कर देते हैं, लिपिबद्ध कर देते हैं, यानी लिख देते हैं, है ना, लिख कर दिया, ठीक है, यानी लिपिबद्ध कर दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं, यानी मन से लिखा है ना। व्याकरण का कोई लेना देना नहीं, ग्रामर का कोई लेना देना नहीं, है ना। तो अपने मन से जो मन में आए वो लिखते चले जाते हैं, ठीक है। उनमें न कवि की उद्दत कल्पना रहती है और न आख्यायिका का देखो, आख्या का अर्थ होता है, आख्या का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। तो आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विद्वानों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना, है ना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है ना। उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, ओके। उनमें उसका उल्लास यानी प्रसन्नता, है ना, प्रसन्नता रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, है ना, जिनमें न ज्ञान की गरिमा रहती है ना, और न कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों न निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे, है ना। भक्ति जी कहते हैं पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे, है ना। यहाँ पे देखिए कि मुझे अमीर, है ना, अमीर, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी, ये लेखक का नाम है, कि मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुंचे और कुएं के पास 4 महिला थी, है ना। उसमें देखिए क्या हुआ कि वहां 4 औरतें पानी भर रही थी, वहां पे कुएं पर, ठीक है, भर रही थी। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनाने यानी सुनने की इच्छा प्रकट की। मतलब इनसे क्या है, मुझे मुझे तो ये अलग है, मुझे मतलब भक्ति जी, है ना, उनको किसकी याद आ गई, मतलब किसकी कहानी भाई, अमीर खुसरो की, है ना। तो भाई अमीर खुसरो से जो 4 औरतें थी वहां पे कुएं के साथ जो पानी भर रही थी, वो सब उनसे इच्छा प्रकट की, इस पे कहानी बताओ, उस पे कहानी बताओ, ऐसे प्रकट की। तो यहाँ पे देखिए कविता की, कहानी नहीं, कविता, है ना। तो वहां 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की। एक ने क्या किया, खीर पर। दूसरी ने चरखे पर
और तीसरी ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। अमीर खुसरो, है ना, अमीर खुसरो प्रतिभावना थे। उन्होंने एक ही पग में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। उन्होंने कहा, देखिए चारों की मतलब एक ही लाइन में, है ना, चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी, चारों चीज इसमें आ गए। देखिए यहां लिखा गया है, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा, है ना। तो इसमें क्या हुआ, चारों का जिक्र हो गया, खीर का भी हो गया, चरखा का भी हो गया, और कुत्ता का भी हो गया, और ढोल का भी हो गया। ठीक है, ढोल का भी हो गया। अब इसको जब बख्शी जी को ये कहानी देखा, उनको याद आया, तो उनके मन में तुरंत ख्याल आया कि मुझे, है ना, मुझे, यानी बख्शी जी कहते कि मुझे खुसरो की प्रतिभा नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों, है ना, विषयों का समावेश कर दूंगा, एक ही ढोल से दो चिड़िया मार लूंगा। मतलब ये जो इनको दो विषय पे लिखना था, है ना, निबंध, ये कह रहे हैं कि एक ही लाइन में दोनों विषय पे मैं लिख दूंगा इन्हीं की तरह, है ना। आगे देख, अब यहाँ पे देखिए लिखा क्या गया है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। यहां से भाई स्टार्ट होता है, याद रखना, ठीक है, इनका निबंध। तो दूर के ढोल सुहाने होते हैं क्योंकि उनकी करक सत्ता दूर तक नहीं पहुंचती है। करक सत्ता यानी इसमें समझो कि अगर ढोल का जो आवाज़ है, उस आवाज़ में कुछ खराब आवाज़ जो होते हैं वो दूर तक नहीं पहुंचती है। ठीक है, ऐसे समझो कि जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देता है। कहने का मतलब देखिए कि ढोल तो वही है ना। तो ढोल के करक सत्ता से क्या हुआ कि जो दूर के लोग हैं उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन नज़दीक के जो लोग हैं उनके कान के पर्दे फट रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए कि ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। मतलब जो लोग हैं ढोल के उसी आवाज को सुन करके कुछ लोग क्या कर लेते हैं, किसी के विवाह के विवाह उत्सव का जो है चित्र वो मतलब दिमाग में लाने लगता है और गाना सुनने लगता है, मतलब एकदम मगन में रहता है। ठीक है, तो विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है ना। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना, है ना, वह अपने मन में कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद, है ना, विषाद का मतलब दुख से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि से, यानी कर्कश ध्वनि को मधुर बना देती है। देखिए, मतलब ये है सोच के ऊपर डिपेंड। अगर आप सोच रहे, अगर सोच के आपका खराब रहेगा तो वही कर्कश ध्वनि खराब लगेगा, अच्छा है तो अच्छा लगेगा, है ना। तो कर्कश ध्वनि को मधुर बना देती है क्योंकि उसके साथ आनंद का कलवर है। कलवर का मतलब होता है, कलवर यानी पक्षी की आवाज़। पक्षी जब सुबह सुबह या शाम के समय, संध्या के समय चचाहट की आवाज़ जो आती है उसी को हम कलवर कहते हैं ना। तो कलवर, उत्सव व प्रमोद, प्रमोद यानी खुशहाली, है ना, उत्सव व प्रमोद यानी खुशहाली और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं, तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कुट यानी कटु नहीं प्रतीत होती। यानी वो कर्कश जो है ना, कटु आवाज, वो कटु ध्वनि जो है ना वो प्रतीत नहीं होती। और दूरस्थ यानी दूर के लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। कहने का मतलब जब खुशी का माहौल हो, उत्सव का माहौल हो, तो वही आवाज़ के अंतर जो कर्कशता जो होती है, खराब आवाज़ होती है, वो भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उसके प्रति प्रेम है, इसलिए प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है। अब यहाँ पे देखिए, जो तरुण
संसार के जीवन संग्राम से क्या है, दूर कहा गया। तरुण यानी युवा, तरुण का मतलब युवा, जो युवा संसार के जीवन संग्राम से दूर है, मतलब दुनिया से उसे कोई लेना देना नहीं है ना, कोई जिम्मेवारी नहीं है, वैसे लोगों को देखिए कि उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है ना। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुण अवस्था से दूर हट आए हैं, मतलब देखिए जो वृद्ध हो गए हैं यानी बूढ़े हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था यानी बचपना खो दिए हैं, तरुण अवस्था मतलब युवा अवस्था खो दिए हैं, उससे हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। मतलब बीते हुए समय, बहुत ही बीते हुए समय जब याद करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है ना, यानी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। क्या है, यानी जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो किसका स्वप्न देखते हैं, अतीत का ही स्वप्न देखते हैं, यानी बीते हुए का ही स्वप्न देखते हैं। क्या हमारे जमाने में तो बहुत अच्छा था, ऐसा था, वैसा था, है ना। तरुण के लिए, तरुण मतलब युवा के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। मतलब जैसे कि तरुण यानी युवा के लिए भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही बुजुर्गों के लिए भाई अतीत उज्जवल होता है। ऐसे वो कि वाह अतीत बड़ा मेरा मतलब सुखदाई था, है ना। तो उससे क्या होता है, उससे असंतोष होता है, मन ही नहीं भरता है। ठीक है, तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं। मतलब युवा जो है अपने भविष्य को, है ना, जो आने वाले फ्यूचर है उनके, उस फ्यूचर को वर्तमान में लाना चाहता है कि अरे यार अभी 4G है, 5G आ जाता है, मज़ा आ जाता है ना, खूब नेट फास्ट चलता है, ऐसा वैसा सोचते रहते हैं ना। तो तरुण भविष्य को वर्तमान में, है ना, यानी फ्यूचर को वर्तमान में लाना चाहते हैं, और वृद्ध जो है यानी बुजुर्ग जो है वो अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। मतलब देख रहे हैं वर्तमान को क्या बना के रख, तबला बना के रख दिया है क्या। मतलब देखिए जो युवा है भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, और जो बुजुर्ग है वो अतीत को वर्तमान में लाना चाहते हैं, है ना, वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं, तरुण जो है क्रांति के समर्थक होते हैं, किसी नई पीढ़ी के लिए वो क्रांति कर बैठते हैं, समझ रहे हैं ना, न्यू जनरेशन के लिए, है ना, समर्थक होते हैं। और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं। कहने का मतलब जो बुजुर्ग होते हैं वो अपने रीति रिवाज को लेकर के चलते हैं, पुराने चीज़ को संभाल के रखते हैं, है ना, यादगार चीज़ को। तो वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक, इन्हीं दोनों के, है ना, कारण वर्तमान सदैव शुभ यानी परेशान रहता है। मतलब युवा और बुजुर्ग के कारण ही वर्तमान हमेशा परेशान रहता है, यानी क्षुब्ध रहता है। ठीक है, परेशान काहे नहीं रहेगा, युवा चाहता है फ्यूचर को वर्तमान में लाए, है ना, अब बुजुर्ग चाहता है पास्ट को प्रेजेंट में लाए, यानी वर्तमान में लाए, बीते हुए समय को। इन्हीं चक्रों में बेचारा परेशान हो जाता है, कौन, तो वर्तमान, है ना, वर्तमान परेशान यानी शुद्ध हो जाता है, शुद्ध रहता है। और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। मतलब इसी कारण वर्तमान काल हमेशा सुधारों का काल बना रहता है, यानी सुधारों का युग बना रहता है। कि जैसे कि अभी वर्तमान है, आप देख रहे हैं वर्तमान में कि यार इसमें कुछ सुधार होनी चाहिए, कोई कहे इस वीडियो में ही सुधार होनी चाहिए, अरे मेरा गली वगैरह सब ठीक हो जाता है, अरे समाज में कैसे कैसे लोग रहते ये सब नहीं सुधरेंगे, है ना। तो ऐसा ये चलता रहता है भाई। हम देख रहे हैं हमारे लिए चलो 5 जनरेशन आ जाएगा, मान लो चलो 4G है, 5G आ गया तो हमारे लिए ठीक है, तो हम अभी वर्तमान में चलो आ गया ठीक है, अब अभी तक कुछ हद तक ठीक है। फिर हम बुजुर्ग हो जाएंगे, फिर नया आदमी आएगा जो वो युवा हो जाएगा, तो वो फिर कहेगा ये 5G ठीक नहीं है, 6G आना चाहिए, है ना, 6th जनरेशन आना चाहिए, है ना। तो भाई समय के अनुसार जो होता है ना ये सब, कभी ये इन्हीं चक्रों में जो हमारा है ना प्रेजेंट वर्तमान परेशान है ना। तो सुधारकों का काल बना रहता है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ। मनुष्य जाति, याद रखना कि मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं हुआ, यानी कोई ऐसा युग नहीं हुआ, कोई ऐसा समय नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हो। हर समय में
ये समय बीत जाएंगे, अगले समय भी आएंगे, उसमें भी कहेगा कि समाज सुधारक कोई होना चाहिए, ताकि ऐसे। अभी ये देखिएगा कहीं कुछ बवाल हो जाता, कहते यार ये बिहार सुधरेगा नहीं, यूपी नहीं सुधरेगा, है ना, एमपी नहीं सुधरेगा, ये होता है वो होता है, सब समाज सुधारक लगे रहते हैं अलग अलग युग में, है ना। तो यही बात है कि काल ही जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो, तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं, बहुत सारे सुधारक हो जिसकी गिनती नहीं है ना, सुधारक हो गए हैं। पर सुधारों का अंत कब हुआ, नहीं कब अंत हुआ, है ना। भारत के इतिहास में जैसे कि बुद्ध देव है, ये भी समाज सुधारक थे, बुद्ध देव, महावीर, स्वामी, है ना, नागार्जुन, है ना, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। मतलब इन सीजनों में भी समाज सुधारकों की जो है ना गणना समाप्त नहीं होती। वो लोग भी सुधारने की प्रयास किए, सुधारे, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि और सुधारो, है ना। तो ये कभी कमी खत्म नहीं होने वाली है, ठीक है, समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल, है ना, नगर नगर और गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र, है ना, उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधारक होते हैं, है ना। मतलब जिंदगी में क्या है, नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाएंगे, नए नए क्षेत्र बनते जाएंगे और नए नए सुधारकों उत्पन्न भी होते जाएंगे, है ना। सुधार, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण, है ना, हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद, है ना, उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। मतलब जो भी लोग अभी जो फ्यूचर में जो भी कर रहे हैं, जो भी, जैसे कि लाल किला हो गया, उसके बाद ताजमहल हो गया, तो ये सब क्या है, अतीत का दिया हुआ है। अभी देखो फ्यूचर में क्या है, स्मारक बन चुके हैं, है ना, अतीत का स्मारक, यहाँ पे लिखा है ना, अतीत का स्मारक हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो अतीत का स्मारक हो जाएंगे और आज जो तरुण यानी युवा, वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। यानी जो युवा है वही जब बूढ़े हो जाएंगे तो जो पुराने बीत चुके हैं उनके अतीत का स्वप्न देखेंगे, वो जमाना ठीक था, है ना। तो गौरव का स्वप्न देखेंगे, उनके स्थान में तरुण का फिर दूसरा दल आ जाएगा। मतलब जो तरुण वृद्ध हो गए तो फिर नया तरुण आ जाएगा, नया युवा आ जाएंगे, है ना, दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। दोनों के ही, कहता है ना कि दोनों पे ले गया है ना, बुजुर्ग पे भी और युवा के भी। जैसे कि युवा अभी प्रेजेंट में है तो फ्यूचर को प्रेजेंट में लाना चाहता है, मतलब दूर के चीजों को नजदीक में लाना चाहता है ना। और जो बेचारा बुजुर्ग है, लाठी वावा लेके रह रहा है ना, वो कह रहा है अतीत को लेकर के आता है प्रेजेंट में। मतलब बुजुर्ग के लिए क्या हुआ, अतीत दूर हुआ, दूर को लाना चाहता है यहाँ अपना नजदीक में, प्रेजेंट में। तो इसीलिए कहा कि दूर के ढोल क्या होते हैं, सुहाने होते हैं। वही बात है यहाँ पे, है ना, क्योंकि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, यानी भक्ति जी कहते हैं, ठीक है, हो जाते हैं। न दोष का अंत है, न दोष यानी न कमी का अंत है, और न सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं, और उन सुधारों का क्या हो गया, फिर नव सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि ये सब चीज़ समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करते चलना। और प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें कि अगर आपको नोट्स लेना है तो नंबर है 85 81 80 29 29। इस नंबर पे मैसेज करना और कहना कि हमें पंकज सर का कोर्स लेना है। तो आपसे 299 रुपया लिया जाएगा QR कोड की मदद से। और फिर उसके बाद क्या जी, पीछे जितनी भी पढ़ाई हो गए हैं, आगे जितने भी पढ़ाई हो गए, उन सभी का वीडियो लिंक और PDF जो होता है नोट्स, वो आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।